अब आप इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट जो यूनिट है उसमें आपको एक टॉपिक आता है मूविंग आयरन या मूविंग आयरन कोयल टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि आपके जो इलेक्ट्रिकल के जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो आपने देखे होंगे जो मल्टीमीटर और एम मीटर वोल्ट मीटर देखे होंगे, उनके अंदर मैंने कल बताया था कि सुई टाइप के रहते हैं और डिजिटल टाइप के रहते हैं। तो हमारे डिजिटल टाइप पे तो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड रहते हैं वो, है ना। उनके अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले लगी रहती है और वो प्रोग्रामिंग के तहत काम करते हैं 0-1 सिग्नल्स के रूप में। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे जो पुराने टाइप के जो ओरिजिनल बेसिक टाइप के जो मेजरमेंट यानी कि मापन के उपकरण रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं और काम कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, यानी कि उनके जो कार्य करने का सिद्धांत है वो कैसा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स मतलब होता है कार्य करने का सिद्धांत किसका, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यानी कि चलित लोह उपकरण या चलित लोह कॉइल उपकरण। उसमें आपके आते हैं एम मीटर एंड वोल्ट मीटर्स। तो आपके जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो जनरली किसके लिए यूज़ होते हैं, मेजर करने के लिए यानी कि मापन करने के लिए। कौन सी राशि को मापन के लिए, अल्टरनेटिंग यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस एंड करंट, यानी कि एसी वोल्टेज एंड एसी करंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या रहता है कि मूवेबल सिस्टम रहता है, यानी कि चलित इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। इनके अंदर घूमने वाले सुई कांटे जैसे घड़ी के अंदर घूमने वाली चीज़ रहती है आपके, है ना। मोटर कार का इंजन जैसे मूविंग मशीन हो गया, ऐसे बहुत सी मशीनें जो मूविंग रहती है। तो आपका ये भी इंस्ट्रूमेंट जो है मूविंग टाइप है ना। इसमें मूवेबल सिस्टम रहता है जिसमें एक या एक से अधिक पीसेस रहते हैं जो स्पेशली शेप्ड सॉफ्ट आयरन जो रहता है आपका नरम लोहा उसके बने हुए पार्ट्स रहते हैं इसमें, जो कि पाइवोटेड यानी कि जुड़े रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। चुंबकीय क्षेत्र जिसके कारण उत्पन्न होता है वो आपकी चीज़ है कॉइल, है ना। इसके अंदर जनरली होता है क्या, कॉइल जो रहती है आपकी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जिसके कारण चुंबकीय बल लगता है। वो आपकी जो सुई और जो कांटे रहते हैं जो इसके पार्ट्स रहते हैं अंदर वो मूव करने लगते हैं। मैं किसी भी चीज़ को चलाने के लिए बल चाहिए, तो बल इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र से मिलता है। चुंबकीय क्षेत्र किससे बनता है, जो इसमें कॉइल रहती है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपके जो रहते हैं उसका बेसिक मैंने बता दिया क्या होते हैं। अब हम देखते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट रहते हैं किस लिए काम आते हैं, ये मैंने बता दिया। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के मापन के लिए काम आते हैं जनरली है ना। इसमें मूवेबल सिस्टम रहता है स्पेशल सॉफ्ट आयरन का, है ना। तो मूविंग इसमें जो रहता है आपका जनरली दो टाइप के रहते हैं ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं। रिपल्शन टाइप, रिपल्शन मतलब होता है प्रतिकर्षण यानी कि दूर फेंकाना, है ना। बल विपरीत दिशा में लगना रिपल्शन कहलाता है। या डबल आयरन भी इसको कहते हैं अपन, आगे डायग्राम में देखेंगे अपन। और दूसरा होता है आपका अट्रैक्शन टाइप है सिंगल आयरन टाइप। जो आपने, अब अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, एक दूसरे की ओर चिपकना, यानी कि वहाँ बल जो एक ही दिशा में दो बल एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहा हो। अब इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो रहता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का वो नीचे दिया हुआ है। इसमें आपका पहला पार्ट जो रहता है, ये तो ऊपर तो थ्योरी हो गई, इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम, इसकी संरचना क्या होती है। तो इसमें मूविंग आपके एलिमेंट कौन कौन से रहते हैं, एक तो स्मॉल पीस रहता है सॉफ्ट आयरन का, है ना, वेन के रूप में, रोड के रूप में, सुई के कांटे के रूप में। दूसरे आपके होते हैं कॉइल। कॉइल क्या होते हैं बट आपके वाइंडिंग जो मुड़ा हुआ घुमा हुआ वायर रहता है उसको हम कॉइल कहते हैं।
तो कोयल का यूज़ करते हैं हम ताकि वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर सके, जिससे उसके अंदर से करंट फ्लो होगा, जिससे वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी, है ना। और जो आयरन पीस है, जो आपके सुई के कांटे हैं, वो घूमने लग जाते हैं, है ना। अब इसमें करंट कैसे जाएगा? जैसे ही आप जो भी चीज़ नापोगे उसके अंदर पहले से करंट रहेगा। जैसे ही आपने उस उपकरण पे लगाया या उस तार पे आपने टच किया जिसके अंदर करंट बह रहा था, तो वो करंट इस मीटर के अंदर से भी होते हुए जाता है, जिसके कारण से वो कोयल में करंट जाएगा और वो आपको नाप के बता देगा मीटर। ये इसका डायग्राम रहता है रिपल्शन टाइप का, है ना। इसमें जो आपको गोल गोल टाइम दिख रहा है, मूविंग आयरन वेन है ना, जो घूमेगी। एक फिक्स आयरन वेन है जो फिक्स रहती है। फिर इसमें कोयल लेट्स टू मीटर टर्मिनल, यानी कि मीटर से जो अटैच रहती है आपकी फिक्स्ड सिलेंडर कोयल रहती है इसमें, है ना। फिर इसमें एक हेयर स्प्रिंग रहती है जो उसको घुमाती है। फिर पॉइंटर आपके सुई का काटा, फिर शाफ्ट जो मूविंग वेन से अटैच रहता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आपने आपके मीटर के जो टर्मिनल रहते हैं प्लस माइनस या फेज न्यूट्रल, तो जैसे ही आपने जो भी चीज़ को आपको करंट नापना उस पर टच किया, तो जिस चीज़ का करंट उसके अंदर जैसे ही जाएगा फिक्स्ड सॉफ्ट आयरन की वेन में, तो कोयल मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। जो मूविंग वेन है वो घूमने लगेगी, जो स्प्रिंग है आपकी, तो जितनी क्षमता का करंट था उस हिसाब से स्प्रिंग मूव करेगी, और स्प्रिंग के माध्यम से जो आपकी शाफ्ट अटैच है वो शाफ्ट घूमेगी, और वो शाफ्ट किसको घुमाएगी? पॉइंटर को या सुई के कांटे को। फिर आप देखेंगे आपके मीटर की डिस्प्ले स्क्रीन पे जो आपने नंबरिंग दी हुई होती है, नंबर दिए हुए थे, उन नंबर पे वो पॉइंटर जाता है। तो जितनी क्षमता का करंट रहेगा उतना ज़्यादा पॉइंटर मूव करेगा, और उतना ज़्यादा आपको करंट मेजर करने को मिलेगा। और जितना कम रहेगा उतना कम मेजर करने को मिलेगा, उतना कम आपका पॉइंटर घूमेगा। तो रिपल्शन टाइप में क्या रहती है? आपकी फिक्स वेन रहती है रोड, जो कि और किसके काम आती है? मैग्नेटाइज्ड करने के भी काम आती है। फिर कंट्रोल टॉर्क इसको हम प्रोवाइड करते हैं किसके माध्यम से? स्प्रिंग के माध्यम से या वेट के माध्यम से। क्योंकि भाई आपका पॉइंटर अगर उधर जाएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक फोर्स चाहिए जो हमें देना पड़ता है। फिर डैम्पिंग टॉर्क जो रहता है, वापस डैम्पिंग यानी कि वापस से उसकी जीरो पोजीशन पर लाने के लिए उसको हम डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं, है ना। तो इसमें हम डैम्पिंग डिवाइस का भी यूज़ करेंगे, एयर चेम्बर को या मूविंग वेन जो उससे अटैच्ड रहती है। फिर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो डिफ्लेक्शन मतलब होता है मूव करना, अपनी पोजीशन से हिलना। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो रहता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मूवमेंट करता है। एल्यूमिनियम का जो पॉइंटर रहता है, आपका जो सुई का कांटा रहता है, उसको हम पॉइंटर कहते हैं, है ना। वो मूव किस पे करेगा? जो आपकी स्केल, आपने नंबर की स्केल बनाई हुई होती है स्क्रीन पे या डिस्प्ले पे, अपने मीटर में देखी होगी, उसके अराउंड मूव कराने के लिए। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसी भी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो रहता है फोर्स रहता है, जो कि चुंबकीय बल के कारण उत्पन्न होता है सॉफ्ट आयरन में जो रहता है आपका। और आपका सॉफ्ट आयरन किसके कारण मैग्नेटाइज होता है? कोयल के अंदर, कोयल के कारण, है ना। तो आपका जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो दो चीज़ों का उसमें रहता है। एक तो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोयल जो फिक्स्ड करंट कैरिंग कोयल रहती है, और एक आपकी रहती है आयरन वेन जो मूवेबल रहती है ना। उस फिक्स कोयल के साथ ही अटैच रहती है, बाकी वो मूवेबल रहती है ना। तो एक कोयल आपकी फिक्स रहेगी, एक कोयल रोटेट करेगी यानी घूमेगी, जो कि जो घूमने वाली कोयल किससे अटैच रहती है? आपकी शाफ्ट के माध्यम से, पॉइंटर से, सुई के कांटे से। तो जो दो आयरन आपके रहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, वो कोयल के कारण मैग्नेटाइज्ड होने के कारण रहते हैं, और कोयल के अंदर आपके कुछ ही टर्न रहते हैं, है ना। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट एम मीटर है तो कम टर्नर रहेंगे कोयल में, और अगर वोल्ट मीटर है तो आपके उस कोयल के अंदर मेनी टर्न्स रहेंगे, यानी कि अधिक टर्नों की संख्या रहेगी। ये आपका इस टाइप का डायग्राम रहता है ना। कैसे आपके बैटरी वगैरह सब जैसे जोड़ते हो, तो आपका वोल्ट मीटर एम मीटर अटैच रहता है। एम मीटर आपका एम्पेयर नापेगा यानी करंट नापेगा एम्पेयर में, और वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज नापेगा वोल्टेज में, वोल्ट में। वैसे आपका एलईडी अटैच रहती है या कुछ भी उपकरण,
है ना। अब जो आपका करंट रहता है कोयल के अंदर वो इंड्यूस होता है, ना प्रेरित होता है दोनों वेन्स के अंदर, जो फिक्स वेन है और मूवेबल वेन है। कब होगा? जब मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी जो आपकी वो है कोयल, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी, उनमें रिपल्शन पैदा होगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल, यानी कि विपरीत बल, जिसके कारण उनमें प्रोपोर्शनल रोटेशन उत्पन्न होता है। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहता है वो प्रोपोर्शनल रहता है करंट के स्क्योर, यानी कि आई स्क्योर का, जो कोयल के अंदर रहती है। यानी कि आपका करंट अगर डबल होगा तो उसका डिफ्लेक्शन भी होगा। तो इंस्ट्रूमेंट जो रहता है वो उसके कारण आपकी रीडिंग ट्रू आती है। अब आरएमएस क्वांटिटी रोटेशन जो रहता है वो अपोज किया जाता है हेयर स्प्रिंग के माध्यम से, ताकि वो टॉर्क को रिस्टोर कर सके, यानी कि आपके उस पॉइंटर को बांधे रखे, है ना। सिर्फ फिक्स कोयल जो रहती है उसमें करंट, लोड करंट आपका जाता है ना, बाकी में नहीं जाता, बाकी सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र कारण सिस्टम काम करता है। तो ये जो रहती है कंस्ट्रक्टर रहती है इस तरीके से कि ये हाई ट्रांजिएंट करंट को भी सहन कर सके, है ना। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो रहता है आपका, इसमें एक स्केल रहती है जो कि नॉन लीनियर रहती है, यानी कि एक जैसी नहीं रहती है ना, ताकि आप उसमें पॉइंट 5 से लेकर के 1, 1.5, 2, 2.5 इस तरीके से उसमें संख्या डली हुई रहती है, जिस पे आपका सुई का कांटा मूव करता है, ताकि आप लोअर रेंज का भी मापन कर सकें, कम रेंज की भी आप वैल्यू नाप सकें। अब हम इसमें देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एंड करंट कैसे करते हैं हम। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो रहता है आपके, जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि ये वोल्टेज और करंट नापने के लिए काम आते हैं, यानी कि ये किस में उपयोग होते हैं? वोल्ट मीटर और एम मीटर के अंदर यूज़ होते हैं ये, है ना। इसको हम दोनों काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, एसी और डीसी दोनों के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, देखो एम मीटर के अंदर क्या होता है? एम मीटर वह उपकरण होता है जो करंट नापने के काम आता है कि हमारे सर्किट के अंदर, है ना। जो आपका एम मीटर रहता है वो आपके जो भी चीज़ आप नाप रहे हो उससे सीरीज़ में कनेक्ट रहता है, या सर्किट से सीरीज़ में कनेक्ट रहता है, और उसके अंदर करंट बहना चाहिए जो हमें नापना है ना। ये करंट फ्लो होता है आपके मीटर की कोयल के अंदर, जो कि डिज़ायरेबल, यानी कि अपने उपयुक्त डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यानी कि उसके पॉइंटर को घुमाने के लिए जो बल चाहिए वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न कर सके, है ना। इसका रेजिस्टेंस लो रहना चाहिए क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्ट रहता है, सीरीज़ में आपका रेजिस्टेंस अधिक रहता है। फिर आपका तो वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर वह उपकरण रहता है जो कि वोल्टेज नापने के काम आता है। दो पॉइंट्स जो आपके रहते हैं प्लस और माइनस, उनके मध्य का वोल्टेज कितना है वो नापने के काम आता है। ये जो आपका हमेशा सर्किट से या आपके इलेक्ट्रिकल उपकरण से पैरेलल में करेक्ट कनेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। अब इसमें से जो करंट फ्लो होता है ऑपरेटिंग कोयल के माध्यम से मीटर, उसके करंट से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है ना। इसका रेजिस्टेंस हाई रहना चाहिए या किलो ओम्स के करीब इसमें कनेक्ट रहना चाहिए सीरीज में कोयल से। अब रेंज ऑफ एमीटर एंड वोल्ट में, रेंज मतलब होता है बेटा आपकी परिसीमा, यानी कि उसकी सीमा पर नहीं कहते कि भाई हाई रेंज लो रेंज। हाई रेंज यानी कि अधिक राशि की चीज़ें या अधिक मात्रा या अधिक प्राइस या अधिक मान की चीज़ों को हम हाई रेंज कहते हैं, और कम मान की चीज़ों को हम लो रेंज कहते हैं। तो जो हमारा गिवन जो दिया हुआ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट रहता है
एम्पेयर टर्न्स जो रहते हैं वो बहुत नेसेसरी होते हैं ताकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है आपका कांस्टेंट रहे, है ना। और हर कोई उस रेंज को एल्टर कर सके एमीटर के शंट के माध्यम से। शंट मतलब पैरेलल कोयल है, पैरेलल रेजिस्टेंस जो मूविंग कोयल से अटैच रहती है। वोल्ट मीटर की रेंज जो है वो चेंज हो सकती है रेजिस्टेंस को हम जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस रहता है उसके मान में कम ज़्यादा करके। अब आपका इसके फ़ायदे क्या है, मूविंग आयरन या मूविंग आयरन कोयल इंस्ट्रूमेंट के फ़ायदे क्या है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट रहता है सूटेबल यानी उपयुक्त तो रहता है इस्तेमाल के लिए किसके, एसी और डीसी सर्किट में इस्तेमाल के लिए, है ना। और जो ये जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो सिंपल कंस्ट्रक्शन का रहता है क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स रहते हैं, ज़्यादा पार्ट्स रहते नहीं है इसके अंदर, है ना। जो इसका स्टेशनरी पार्ट्स है वो सिंपल रहता है ना। ये लो कॉस्ट का पड़ता है आपको, है ना। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले सस्ता पड़ता है ना। इसका जो टॉर्क वेट रेशियो है वो हाई रहता है तो फ्रिक्शन कम आता है। फ्रिक्शन यानी घर्षण, ये कोई भी चीज़ें चलती है तो घिसाती है तो ख़राब होती है, तो इसमें वो चीज़ कम है घिसाने वाली, फ्रिक्शनल एरर कम है। और इसका नुकसान क्या है, एरर से यानी कि होती है त्रुटि, गलतियाँ। तो इसमें एरर किसके कारण उत्पन्न होती है, जब आपके तापमान के अंदर परिवर्तन आता है या बदलाव आते हैं, है ना, उससे कोयल पे इफेक्ट पड़ता है। फिर फ्रिक्शन की वजह से भी इसमें उत्पन्न होते हैं त्रुटि, है ना। कभी कभी इसमें स्ट्रेफ है, फोर्स की वजह से चुंबकीय क्षेत्र सही नहीं बन पाता है जिसके कारण रीडिंग सही नहीं आती है। है ना। और फ्रीक्वेंसी जो रहती है आपकी आवृत्ति, उसके कारण भी इसमें एरर आती है ना। दूसरे धातुओं के वजह से भी इसमें एरर आती है ना। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जरूरी नहीं कभी कभी एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल रहे इसको करंट के स्क्वेयर के। अब अट्रैक्शन टाइप वाला देखते हैं, अभी अपन ने रिपल्शन टाइप देखा। अट्रैक्शन टाइप में देखो आपकी तो स्केल रहती है जो आप नापते हैं, जिसमें फिर कोयल रहती है आपकी पॉइंटर, एक बैलेंस वेट रहता है जो उसको बैलेंस बनाए रखता है आपके कांटे को, फिर कोयल रहती है इसमें, है ना। कंट्रोल वेट रहता है जो उसको बांधे रखता है, मूविंग आयरन रहता है आपका, पिस्टन रहता है, एयर डैम्पिंग चैम्बर, ताकि वो वापस से उसी पोजीशन पे आपके पॉइंटर को लाए। नापने के बाद आपने देखा होगा जैसे ही आप नापने के बाद उसको हटाते हो मीटर को तो वो सुई का कांटा वापस से जीरो पे आता है, उसको हम डैम्पिंग कहते हो। तो डैम्पिंग लाने के लिए भी एक बल चाहिए, है ना। तो ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का। इसमें थिन डिस्क रहती है सॉफ्ट आयरन की, है ना, जो कि कोयल के सामने अटैच रहती है ना। ये कोयल आयरन जो रहता है मूव करने के काबिल रहता है ना, कमज़ोर चुंबकीय क्षेत्र से स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र में। तो अट्रैक्शन मूविंग इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं ग्रेविटी कंट्रोल रहते हैं, है ना, पहले। बाकी अब जो है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड हटा दी गई है। अब आजकल के जो मीटर आ रहे हैं उसमें उनको उनको हमने उसकी जगह पे किससे रिप्लेस कर दिया, स्प्रिंग कंट्रोल की मेथड से, जो कि मॉडर्न टेक्निक है ना। हम बैलेंस को एडजस्ट करके नल डिफ्लेक्शन पे पॉइंटर को ला सकते हैं, नल यानी जीरो पोजीशन पे। तो इसके लिए फिर हमें डैम्पिंग सिस्टम दिखाया गया है जिसमें कि मूविंग पिस्टन या एयर सिरिंज के माध्यम से हम उसको वापस लाते हैं। उसकी थ्योरी क्या है, तो माना कि हमने मीटर के अंदर या कोयल के अंदर कोई भी करंट नहीं, तो पॉइंटर आपका जीरो पोजीशन पे है,
है ना, एंगल जैसे हम बना के रखते हैं कि वो परपेंडिकुलर रहे चुंबकीय क्षेत्र के फाई एंगल से। जब करंट जैसे उसके अंदर गया तो चुंबकीय क्षेत्र की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे आयरन पीस डिफ्लेक्शन करेगा एंगल थीटा से। और कंपोनेंट जो एच है, डायरेक्शन जो है आपका आयरन डिस्क के एक्सिस से एच कोस 90 माइनस थीटा प्लस फाइव और या एच साइन थीटा प्लस फाइव के एंगल से मूव करेगा। अब जो फोर्स है जो डिस्क पे लगा कोयल के, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एच स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाइव के। तो फोर्स जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाइव के, है ना, कांस्टेंट परमेबिलिटी के लिए। तो ये जो फोर्स है आपका डिस्क पे जैसे ही पड़ेगा, डिस्टेंस वन से आपको मूव करने लग जाएगा पॉइंटर, और डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क आपका क्या होता है, टी डी एफ ए कोस थीटा प्लस वाई, और आपका टी डी यानी कि डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाइव कोस थीटा प्लस फाइव। अब टी डी बराबर टोटल हम इनको जोड़ेंगे ऊपर की इक्वेशन को, हो जाएगा के आई स्क्वायर साइन टू थीटा प्लस फाइव, जहाँ पे के हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब इंस्ट्रूमेंट जो रहता है ग्रेविटी कंट्रोल रहता है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क को विल भी क्या हो जाएगा, टी सी, टी मतलब टॉर्क और सी से कंट्रोल, तो के साइन थीटा, जहाँ पे क्या आपका क्या है, कॉन्स्टेंट। तो ये आपकी बेसिक थ्योरी थी, है ना। ये इतना इसमें सिस्टम लगा हुआ रहता है किसी भी मीटर के अंदर। अब आजकल तो खैर डिजिटल मीटर्स आ गए हैं, तो उनमें इतना सिस्टम होते नहीं है, पर अभी भी कुछ कुछ जगह पे या लेबोरेटरी में या आपको प्रैक्टिकल में यही इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी इसकी बेसिक थ्योरी थी जो बताई मैंने, है ना। इसके आप नोट्स बनाइएगा, है ना, इनको समझिएगा अच्छे से, है ना। और इसको आप गूगल पे या नेट पे यूट्यूब पे भी आप सर्च करके आसान भाषा में समझ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। वो देखिएगा इनको आप आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक निकाल करके देखिएगा, आप सर्च कीजिएगा। तो ये आपके बेसिक टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, है ना। तो इनको आप नेट पर या गूगल पे भी सर्च कीजिएगा, और यूट्यूब पे भी ऊपर हेडिंग में या गूगल पे सर्च पे भी आप ये हेडिंग्स डालेंगे तो आपको टॉपिक्स आसानी से मिल जाएंगे। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, इसका आपको थ्योरी में क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा इसको कि इसमें हम बेसिकली करते क्या है ना। सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो आपका था मूविंग आयरन और एंड मूविंग आयरन कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी थी। इनको आप, मैंने जो फोटोज़ दिए इनको आप नोट कर लीजिएगा हिंदी में, और यूट्यूब पे से भी आप देख समझ के इनको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी नोट्स बना सकते हैं, है ना। नोट पढ़िएगा, एग्ज़ाम आपकी कभी भी हो सकती है। चलिए, तो यही आपकी इसकी एक बेसिक थ्योरी थी जो मैंने समझा दी, है ना। अब आपका, अब अगला टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक देखते हैं क्या रहेगा उसमें।